Hello guys, welcome to everybody. Today our topic like ecological succession. Ecological succession is the one of the most important aspect of the ecosystem and ecology, in which we are going to discuss how can a community change over a time period. Ecological succession में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार बेयर रॉक पर क्लाइमेक्स वेजिटेशन आ जाता है। तो मैं आपको पहले यह बता दूं कि क्लाइमेक्स वेजिटेशन या क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसे आप कहते हैं। यह है आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आप देख रहे हैं पूरा फॉरेस्ट बना हुआ है। एक लाइफलेस जगह में अगर पूरी जंगल बन जाए, पूरी फॉरेस्ट बन जाए तो उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। अब यहां देखिए झरने भी चल रहे हैं, पहाड़ तालाब सब कुछ देख रहे हैं और इस पर पौधे लगे हुए, तो यह क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। यह क्लाइमेक्स कम्युनिटी का निर्माण किस प्रकार होता है, इसे ही हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो आइए मैं अब इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में थोड़ी बात बोलूं कि ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी। अब ये देखिए इसका नाम है जीरो सीयर सक्सेशन। ये प्राइमरी सक्सेशन दिखाए हम। यहां एक्सपोज रॉक है, इसके बाद इस पर लाइकेन आ रहा है, फिर मॉस, फिर ग्रासेस आ रहे हैं, फिर हर्ब आ रहे हैं, फिर श्रब आ रहे हैं, फिर यंग फॉरेस्ट छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं, फिर मैच्योर होते जा रहे हैं। और देखिए यही क्लाइमेक्स फॉरेस्ट का निर्माण हो रहा है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का निर्माण हो रहा है। यह मैजिक कंडीशन हो गया। यहां ये जेरिक था, यहां से ये टहल करके आते आते यहां मैजिक। और ये प्राइमरी सक्सेशन है, ये टाइम टेकिंग है, इसमें लंबा टाइम लगता है। और ये है सेकेंडरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन के बाद अगर बाढ़ आ जाए, आग लग जाए या ह्यूमन के द्वारा डिवेस्टेशन कर दिया जाए, डिफॉरेस्टेशन हो जाए, तो पुनः से सक्सेशन होना, इसे हम लोग कहते हैं क्या, सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये रहा क्या, सेकेंडरी सक्सेशन। आइए अब हम लोग विस्तार से इकोलॉजिकल सक्सेशन को देखते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, पहले इस बात पर हम लोग बात कर ले कि हम लोगों ने अभी तक पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा। पॉपुलेशन और कम्युनिटी को कौन से फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्या उनका रिस्पांस होता है, इन सारी चीजों के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने इकोसिस्टम को जाना, इकोसिस्टम की संरचना, इकोसिस्टम का फंक्शन जाना। अब किसी न्यूड एरिया में, एक लाइफलेस जगह में, बेयर लैंड में, ओपन फिट पॉन्ड में धीरे धीरे समय के अनुसार किस प्रकार वेजिटेशन डेवलप कर जाता है, वहां एक इकोसिस्टम का निर्माण हो जाता है। यानी ओरिजिन इकोसिस्टम का कैसे होता है, उसका क्या एस्पेक्ट है, यही बातें यहां जाननी है। लेकिन इकोलॉजिकल सक्सेशन, जैसा कि हम हमेशा एनसीईआरटी को टेक्स्ट को लेके आगे बढ़ते हैं, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, जरा सबसे पहले हम लोग उस पर ध्यान देंगे, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। यू हैव लर्न इन चैप्टर 13 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एंड ऑल्सो देयर रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट एंड हाउ सच रिस्पॉन्सेज वेरी फ्रॉम एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, इसके बारे में कहा कि हम लोगों ने यह पढ़ा है कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक और कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक को इन्वायरमेंट गवर्न करता है, और यह इन्वायरमेंट जो गवर्न करता है, तो इन्वायरमेंट का इंपैक्ट जो पॉपुलेशन पर पड़ता है, तो पॉपुलेशन रिस्पॉन्स लेता है,
कम्युनिटी रिस्पॉन्स लेती है, जिसे आप लोग इंटरैक्शन के नाम से जानते हैं। उससे अलग दूसरा एस्पेक्ट क्या है, उस पर बात करते हैं। लेट अस एग्जामिन अनदर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट ओवर टाइम। वो तो विद इन ए लिमिटेड पीरियड का रिस्पॉन्स आपने जाना है, पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर एरिया में, ओवर टाइम 300 बरस, 500 बरस, 150 बरस, 100 बरस में कम्युनिटी किस प्रकार रिस्पॉन्स लेती है एनवायरनमेंट का, इस बात को आज जानना। An important characteristic of all community is that composition and structure constantly change in response to the changing environmental condition। बात समझ में आया? इस साल बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के लोगों को कहना है और किसानों का कहना है कि 25 to 30 ईयर के अंतराल में इतनी बारिश मॉनसून में आपके क्षेत्र में नहीं हो रही थी। इसको विश्वव्यापी रूप में हम लोग क्लाइमेटिक चेंज से जोड़कर देख रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देख रहे थे। तो इस 20-25 वर्षों में क्या अंतर आया? जितने भी पानी निकलने के रास्ते थे, नदी थे, नाले थे, उनके ऊपर लोगों ने नया नया सेटलमेंट ले लिया, वो जगह भर गए। तो अभी पानी के निकलने के रास्ते नहीं है, इसलिए गांव में देखें आप, चारों तरफ बाढ़ का मंजर है। तो रिस्पॉन्स, अब इतनी दिन 30 वर्षों तक ऐसी बारिश नहीं हुई, तो किसान अभ्यस्त हो चुके थे उस तरह के धान के पौधों को लगाने के लिए जो कम वाटर लॉगिंग पर पैदा हो सके, कम वाटर में पैदा हो सके। आज वे सारे धान मारे जाएंगे। इसी तरह अगर लगातार बारिश होती रही तो वे पौधे जो कम बारिश में पनपते थे, आज के मौसम में वो नहीं पनपेंगे और वेजिटेशन चेंज हो जाएगा। अगर लगातार ड्रॉट पड़ते रहे तो फिर वेजिटेशन चेंज हो जाएगा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वहां पर ड्रॉट प्रॉन एरिया है, पानी की कमी है, तो वहां के वेजिटेशन दूसरे तरह के, आपके यहां के वेजिटेशन दूसरे तरह के। तो ये कहता है कि जो कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक दो है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ये कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होते जाएगा तो ये चेंज होते जाएगा। डेजर्ट इलाका है, वहां पर पौधे नहीं पनप पा रहे हैं, लेकिन अगर आप पौधे वहां लगाना शुरू कीजिए, प्रयास कीजिए, तो एक समय आएगा कि वहां बारिश होने लगेगी। जैसे जैसे पौधे बढ़ेंगे, पौधों को बढ़ने से क्या होगा, वहां पर इवोपरेशन होगा, वाटर साइकिल चलेगा, धीरे धीरे कंडेंसेशन शुरू होगा, पहले कम बारिश होगी, धीरे धीरे वर्षा होने लगेगी। ये ओवर ए टाइम पीरियड, नॉट इन ए डे, नॉट ओवर नाइट। केवल रात भर में ये काम नहीं होगी, यही बात समझा रहा है। दिस चेंज इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, पैरेलल विद द चेंज इन फिजिकल एनवायरनमेंट। The change lead finally to a community that is in near equilibrium। डेजर्ट में अगर इस तरह की कंडीशन हो तो वो फाइनली ग्रासलैंड में बदल जाएगा। इसको कहते हैं लोग इक्विलिब्रियम। आप देखते होंगे गांव में या शहर में, अगर कोई बगीचा आपका हो, बारिश के दिन में यूं ही पौधे उग जाते हैं,
तब न दिवाली के समय बहुत सारा सफाई करना होता है पौधों को, तो अपने आप उग जाएंगे। जहां कोई लैंड छोड़ दीजिए, कोई घर खाली छोड़ दीजिए, कुछ दिन के बाद उस पर पौधे उग आएंगे। और इस प्रकार वहां वो क्या करेंगे, एक जंगल नुमा संरचना बना देंगे। तो ये जंगल नुमा जो संरचना वो बना देते हैं, इसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो भी कम्युनिटी की स्टेज ही है। नियर इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट एंड दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जब ये इक्विलिब्रियम के नजदीक पहुंच जाए, फॉरेस्ट जैसी कंडीशन बना दे, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। कोई बेयर लैंड है, कोई पहाड़ है, कोई चट्टान है, जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, और धीरे 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 100-200 साल में वहां पर जंगल उगाते हैं। तो वहां पर उस बेयर लैंड में जंगल उग आने की जितनी भी प्रक्रिया हुई ओवर ए पीरियड, तो फाइनली उसका रिजल्ट जो आया वो कहलाएगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और भी बात हम बताएंगे, अभी क्लाइमेक्स कम्युनिटी समझिए। अगर कोई तालाब है यूं ही छोड़ दिया जाए, उसकी सफाई नहीं की जाए, धीरे धीरे तालाब के पानी सूख जाएंगे और उस पर भी जंगल आ जाएंगे, वुडलैंड। तो ये हुआ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। द ग्रेजुअली एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल change in the species composition of a given area is called ecological succession. तो बेयर लैंड या एक वाटर बॉडी के ऊपर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाने के दरमियान के बीच में जितनी सारी चेंजेज आए, बायोटिक चेंजेस, तो उनको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमेरस। कॉलोनाइज हुआ, कोई एक ऑर्गेनिज्म आया, उसको वहां पर सुटेबिलिटी मिला, एडाप्टेबिलिटी हुई, एक्लेमेटाइजेशन हुआ, जिसके वजह से वहां उसका लग्जूरियस ग्रोथ होगा, और जब उसकी ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी, और रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी तो उसकी पॉपुलेशन ग्रो करने लगेगा। जब उसकी पॉपुलेशन अगर ग्रो करेगा तो वहां फिर कंपटीशन होगा, तो इंफीरियर वन अगर कोई स्पीसीज हुआ है तो वह इलिमिनेट कर जाएगी, डिसअपीयर कर जाएगी, या एक्सटिंक्ट कर जाएगी, या उसका नंबर डिक्लाइन करेगा। तो कहता है ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमेरस वेयर पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज डिक्लाइन इवन डिसअपीयर। तो ये बात समझ में है? तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक निरंतर प्रयास है जिसका आउटपुट या जिसका रिजल्ट क्या है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। एक ऑर्गेनिज्म से कम्युनिटी का निर्माण हो जाए, इस बीच की प्रोग्रेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, और रिजल्ट को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। आइए मैं आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी की एक तस्वीर दिखा रहा हूं। यह है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, देख रहे हैं? पूरी वेजिटेशन, यहां भी आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, पहाड़ से झरने निकल रहे हैं, ऊपर जलाशय चारों तरफ। अब ये पौधे इस वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त थे, तभी यहां उगे हुए हैं। ये इस तरह की कम्युनिटी को हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। आपके शब्दों में फॉरेस्ट को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज that successively change in a given area is called seer। तो अपने फाइनल रिजल्ट को क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा, लेकिन वो जो डेवलप करेगा स्टेज बाई स्टेज, सालों साल उसके अंदर चेंज आते जाएगा। तो जो उसके चेंज आएंगे, एक लाइफलेस जगह पर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी के आ जाने के दरमियान जितने स्टेज आएंगे, उस स्टेज को हम कहते हैं सीयर। क्या बोलते हैं? सीयर।
द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म एज सीरल स्टेज, और उस स्टेज का नाम क्या बोलेंगे? सीरल स्टेज या सीरल कम्युनिटीज। इन द सक्सेसिव सीरल स्टेज देयर इज ए चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे वो चेंज होगा, जैसे आप देखते हैं कि आपका कोई खाली मैदान है जहां पर आप लोग रहते थे, आप लोग चले गए कहीं, तो पहले छोटे छोटे पौधे वहां उगेंगे, जो बरसात में उगेंगे, बरसात के बाद सूख जाएंगे। उसी के बीच में एक पीपल का पेड़ उगेगा, एक जामुन का पेड़ उग जाएगा, लेकिन वो तो खत्म नहीं होगा, वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। इसी तरह की कम्युनिटी चेंजेस आते हैं। इन ए सक्सेसिव सीरल स्टेज देयर इज ए चेंज in the diversity of species of organism, increase in the number of species and organism as well as increase in the total biomass. total biomass प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, सारे फंक्शन होने लगेंगे उसके इकोसिस्टम के, प्रोडक्टिविटी भी होगी, डिकम्पोजिशन भी होगा, इस सबके ऑर्गेनिज्म आएंगे, वहां पर एनर्जी फ्लो भी होगा, मिनरल रिसाइकलिंग भी होगी। तो ये प्रत्येक जो आप देखें यहां आप देख रहे हैं बेयर रॉक, नंगा पहाड़, नंगा चट्टान दिखाए हैं, और लास्ट में यहां ट्री। तो ये हुई क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और ये बेयर रॉक, और ये हुए स्टेज, सीरल स्टेज। इसमें से प्रत्येक को ईच ऑफ दीज स्टेप आर नोन एज सीरल स्टेज। आइडेंटिफाइबल स्टेज इन सक्सेशन, सीयर द सीरीज ऑफ चेंज इन सक्सेशन। तो क्या है? बेयर रॉक पर पहले कौन आ रहा है? लाइकेन, फिर कौन आ रहा है? मॉस, फिर क्या आ रहा है? ग्रास, फिर क्या आ रहा है? हर्बेसियस प्लांट, फिर क्या आ रहा है? श्रब, फिर क्या आ रहा है? ट्री। अब यह लाइकेन जो सबसे पहले आया, इसको हम लोग कहते हैं पायोनियर, इसको हम लोग बोलते हैं पायोनियर। तो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गई, एक पायोनियर कम्युनिटी हो गई, और बाकी सबको कहते हैं इंटरमीडिएट community. Okay, the present day community in the world have come to be because of succession that has occurred over million of years since life started on earth. कितनी बढ़िया बात कि अगर ये बात आपने समझ लिया तो आप ये क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं कि पृथ्वी जिस समय अपना स्वरूप एक्वायर की उस समय वो लाइफलेस थी, और यही सक्सेशन के वजह से धीरे 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 आज ग्लोब का ये शेप है कि जिसका नाम आप लोग ग्रीन हाउस देते हैं, कि आज ग्लोब का नाम क्या है? ग्रीन हाउस है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है इसकी। तो जो आज आप एक छोटे से बेल्ट में 200-300 ईयर के बीच में जो प्रक्रिया देखते हैं, यह निरंतर पृथ्वी पर होते आई है, और इसी पृथ्वी पर इस निरंतर सक्सेशन को ही हम इवोल्यूशन कहते हैं। यानी सक्सेशन जो इकोलॉजिकल है वो पैरेलल टू इवोल्यूशन है। यानी सक्सेशन देख करके बहुत सारी बात हम इवोल्यूशन के बारे में भी प्रिडिक्ट करते हैं। एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम। क्लियर? सक्सेशन इज हेंस ए प्रोसेस that started where no living organism, इसी को बार बार हम लाइफलेस कह रहे हैं, are there. This could be area where no living organism ever existed. Say bare rock, नंगा चट्टान, or in the area that somehow lost all the living organism that existed there. दो बातें हो गई, या तो कभी भी वहां पर कोई प्रजाति नहीं थी, कोई लाइफ नहीं था, या वहां पर लाइफ था, किसी कारणवश सारे लाइफ खत्म हो गए, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फूट गए, या वहां पर आग लग गई, बाढ़ आ गया, जिससे वहां के जितने भी वेजिटेशन थे, जो भी फ्लोरा और फना थे, वो सब उजड़ गए, सब खत्म हो गए। तो दो कंडीशन हो, या तो एक शुरू से ही वहां कोई वेजिटेशन नहीं था, वो एरिया, एक है कि नहीं जहां पर वेजिटेशन था, इन
इन कारणों से, जो कारण हम बता रहे हैं, उन कारणों से वहां पर खत्म हो गया। ये आप लोगों ने फैक्ट्री लगाने के लिए, अर्बेनाइजेशन करने के लिए, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से वहां पर आप लोगों ने खत्म कर दिया। तो दो जगह ये सक्सेशन हो सकता है। तो जहां कभी भी कोई जीव नहीं था, अगर वहां ये सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, तो इसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और जहां एक बार होने के बाद डिवेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, फायर आ गया, या और कोई फैक्टर्स जिसके द्वारा वहां पर लाइफ खत्म हो गया और पुनः दोबारा वहां पर लाइफ आ रहा है, सक्सेशन हो रहा है, उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो इस प्रकार इकोलॉजिकल सक्सेशन दो प्रकार का हुआ, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। Lost all the living organism that existed there. The former is called primary succession, while the latter is called term secondary succession. आप देखिए, ये प्राइमरी सक्सेशन, यहां बेयर रॉक है, अब रॉक पर आ गए लाइकेन के बाद मॉस, फिर ग्रास आ गए, फिर श्रब, फिर स्मॉल ट्री और बिग ट्री, क्लाइमेक्स आ गया। लेकिन यहां देखिए सेकेंडरी सक्सेशन में यहां बेयर रॉक नहीं है, न मॉस है, स्पर्श माने छोटे छोटे घास, छोटे छोटे घास उग रहे और उनके बाद बड़े बड़े पेड़ आ गए। इससे मतलब ये हुआ, देखने से ही आपको पता चलता होगा कि प्राइमरी सक्सेशन टेक मोर लॉन्ग पीरियड रेदर देन सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन से ज्यादा समय लेता है प्राइमरी सक्सेशन। दोनों में क्लाइमेक्स आना है, तो अगर प्राइमरी सक्सेशन से प्राइमरी क्लाइमेक्स और सेकेंडरी सक्सेशन से सेकेंडरी क्लाइमेक्स। एग्जाम्पल ऑफ एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन ऑकर आर न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो, इसीलिए बोले थे टाइम ज्यादा लेगा। Before a biotic community of diverse organism can become established, there must be soil. माने कोई भी कम्युनिटी वहां आएगी तो पहले सॉइल बनना जरूरी है ना, और सॉइल बनने में ही सैकड़ों बरस लग जाते हैं। डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट, इट टेक नेचुरल प्रोसेस सेवरल 100 to several thousand years to produce fertile soil on the bare rock. कि बहुत 100 वर्षों या हजारों वर्षों में जाकर के किसी बेयर रॉक पर सॉइल बनता है, सॉइल फॉर्म करता है, सॉइल फॉर्मेशन। कारण क्या है? लाइकेन, जिसको आपने देखा था कि पहले आता है, देखिए यहां भी देखिए कि पहले रॉक है और रॉक पर क्या है? लाइकेन और मॉस। लाइकेन जो होते हैं वो एसिड सीक्रेट करते हैं, तो जैसे ही लाइकेन स्टोन पर ग्रो करेंगे वो एसिड सीक्रेट करेंगे और एसिड के कोरेसिव नेचर से एक चट्टान सैंड के रूप में बदलना शुरू करेगा। वो एसिड चट्टान को धीरे धीरे क्या करेगा? गलाएगा, जिससे वहां पर सैंड बनेगा। और यही लाइकेन जब बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तो सूख करके, मर करके वहां ह्यूमस का निर्माण करेंगे और इस प्रकार वहां इकोसिस्टम शुरू हो जाएगा। तो ह्यूमस सैंड के अंदर आएगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ने लगेगी। इस प्रकार थीन बेल्ट ऑफ सॉइल का निर्माण वहां होने लगेगा। फिर उसके बाद छोटे छोटे ग्रास आएंगे, फिर लो श्रब आएंगे, हाई श्रब आएंगे, श्रब ट्री आएंगे, लो ट्री, हाई ट्री। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है? प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन ग्रास से ही स्टार्ट हो जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि सॉइल तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, सॉइल बना हुआ है। क्या आइए आगे बढ़ते। अब कहता है कि ये जो सीयर हैं ये कितने प्रकार के हैं। अभी तो हम बार बार दो तरह की बात किए थे, या तो बेयर लैंड, बेयर रॉक की बात कर रहे थे, या वाटर बॉडी की बात कर रहे थे। तो बेयर रॉक को आप लोग भी जान गए, ड्राई कंडीशन है तो जीरो सीयर, और वेट या वाटर बॉडी तो हाइड्रोसीयर। ये जीरो सीयर भी दो तरह के, लिथोसीयर, स्पाज्मोसीयर।
सैमोसियर। और हाइड्रोसियर भी दो तरह के, हाइड्रोसियर और हेलोसियर। आपकी एनसीईआरटी चर्चा नहीं कर रही, लेकिन टर्म है, आप जान ले। लिथोसियर, वेयर द प्लांट कोलोनाइज ऑन बेयर रॉक। सैमोसियर, वेयर प्लांट कोलोनाइज ऑन कोस्टल सैंड दून। कोस्टल में समुद्र के किनारे या कहीं बालू, कोस्टल सैंड, जहां बालू हो, रेत हो, उसके दून पर। हाइड्रोसियर, where the plant colonize in fresh water as at a pond margin, or halosier, where plant colonize on salt marshy land or sea estuary। estuary वाले लोग ठीक से जान ले कि क्या किसे कहा जाता है estuary। estuary वो क्षेत्र है जहां समुद्र नदियां समुद्र से मिलती हैं, और वो साल्टी एरिया होता है, मार्सी लैंड होता है। अब सबके एग्जाम्पल दिए हैं कि कहां कहां कौन। तो ये चार तरह के आपको सियर जानना है, लिथोसियर, सैमोसियर, हाइड्रोसियर, हेलोसियर। लेकिन मोटा मोटी आप जानते हैं जीरोसियर और हाइड्रोसियर, इसी से आपका काम चलता है। सेकेंडरी सक्सेशन begin in an area where the natural biotic communities have been destroyed, such as abandoned farmland, burn or cut forest, land that have been flooded, since some soil or sediment is present. Succession is faster than primary succession. मैं नहीं समझता हूं कि कुछ आपको समझाने की जरूरत है, सारी बातें मैंने कही है। Description of ecological succession usually focus on change in vegetation, not fauna. वहां पर हेट्रोट्रॉप किस तरह चेंज करते हैं इस पर हम नहीं बात करते हैं, वहां वेजिटेशन किस प्रकार चेंज हो रहा है इस बात को ध्यान रखते हैं। However, this vegetational change in turn affect food and shelter for various type of animal, thus an succession proceed. जहां पर चारा का प्रबंध होगा वहां पर तो आएंगे ही। अब लाइकेन होगा तो कैरिबू खाने के लिए आएंगे, और लाइकेन जब कैरिबू खाएंगे तो वहां पर वो फीकल मैटर भी देंगे, वो भी ह्यूमस का कार्यक्रम होगा। और जहां उनको ज्यादा लाइकेन मिलेगा उसके अगल बगल कैरिबू अपना डेरा बनाएंगे, तो वहां डेरा जब बनाएंगे तो वहीं बच्चा पैदा करेंगे, और जब बच्चा पैदा करेंगे तो वह मरेंगे कहां, वहीं मरेंगे। तो देख रहे हैं आप, धीरे धीरे सारी साइकिल चलना शुरू होगी। द नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल एंड डिकम्पोजर ऑल्सो चेंज, यही बात समझा रहा हूं। एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस, लाइक फायर, डिफॉरेस्टेशन। अभी ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों ने जाना है कि कई साल से आग लगा हुआ है जंगलों में। Can convert a particular serial stage of succession to an earlier stage. Also, such disturbance create new conditions that encourage some species and discourage or eliminate other species. अब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी है, आग खत्म हो जाएगी, आग पर काबू पा लिया जाएगा। तो आग पर काबू पा लिया जाएगा तो जो पौधे जल गए, जो खत्म हो गए, क्या उसी तरह के पौधे वहां उगाएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं। वेजिटेशन चेंज हो जाएगा। कुछ स्पीसीज जो पहले दबे कुचले थे वो ज्यादा फास्ट ग्रो कर जाएंगे, और जो स्पीसीज पहले ग्रो किए थे हो सकता है कि वो डिस्करेज हो जाए, इलिमिनेट कर जाए। इसकी मूल बात मैं बताता हूं। जब कहीं भी आग लगेगा तो ऊपर के पौधे जलेंगे, लेकिन जिन पौधों का प्रोपोगेशन अंडरग्राउंड रूट, अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा होता है वो तो बच जाएंगे, और सबसे पहले वही पौधे आगे निकल जाएंगे। एग्जाम्पल ले लो कि तुम्हारे यहां कोई छोटा सा एरिया है, उसमें आग लग गया, सारे पौधे, आम के तो पौधे जल गए, लेकिन वहां ओल लगा हुआ था, ओल का पौधा तो जलेगा। लेकिन तुम जानते हो कि ओल जमीन के अंदर रहता है, और पौधे जो जले उससे राख भी बन गया, वहां सॉइल भी फर्टाइल हो गए, और आराम से ओल के पौधे पुनः निकल जाएंगे। अगर आप गांव देहात में जाते होंगे कभी,
तो आप देखेंगे गन्ना की खेती होती है। गन्ना की खेती होती है, जब गन्ना की कटाई कर ली जाती है तो गन्ना के खेत में आग लगा दिया जाता है, स्लैश बर्निंग। उससे फायदा क्या होगा कि गन्ने के जो पत्ते खेत में गिरे थे सब आग लग जाएगा, और आग लगने से, ये दिसंबर के महीना में ऐसा किया जाता है, वो सारे राख में बदल जाएंगे, और साथ में जो उसके अंडरग्राउंड पार्ट हैं वो फिर नया बड देंगे। और दिसंबर में टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, इसलिए उनके अंदर एक्टिविटी नहीं हो रही है बड बनाने की। तो जैसे ही आप गन्ना के खेत में आग लगाएंगे तो जमीन भी हल्का गर्म होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर उसका हाई होगा वो फटाफट वहां से नीचे से बड देना शुरू करेंगे और फिर गन्ना के छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। तो ये तरीका आपने देखा। तो अगर नेचुरल हैबिटेट में या फ्लड आता है, गन्ने की ही बात लेते हैं, नदी के किनारे लोग गन्ने की खेती करते हैं, गन्ना खेती की, फ्लड आ गया तो गन्ना क्या होगा, फ्लड में नीचे दब जाएगा, जो मिट्टी आकर के गन्ना के पेड़ पर चढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, अगले साल और ज्यादा गन्ना पैदा होगा, क्योंकि वो गन्ना तो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड हो गया, उसके हर नोड से नए नए पौधे निकलेंगे। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आप पूछ सकते हैं। ऐसा जंगलों में भी होगा, जब फ्लड आएगा तो ये सेकेंडरी सक्सेशन की बात होगी। अच्छा, अब आते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या अंतर है। तो देखिए, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का पहला पॉइंट क्या है, बिगिन विथ नो लाइफ। सेकेंडरी सक्सेशन, फॉलो रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग बायोटा, अभी समझा दिए थे। प्राइमरी सक्सेशन में नो सॉइल प्रेजेंट, सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी सॉइल प्रेजेंट। प्राइमरी सक्सेशन न्यू एरिया वॉल्केनिक आइसलैंड, सेकेंडरी सक्सेशन ओल्ड एरिया। ओल्ड एरिया में फॉलोइंग द बुश फायर, lichen and moss are first pioneer, seed and root already present, अभी बताए थे। प्राइमरी सक्सेशन में बायोमास लो, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में बायोमास हाई। आपने देखा कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। फिर से एक बार दिखा दे, बिगिन विथ नो लाइफ, follow removal of existing biota, no soil present, soil already present, new area like volcanic island, old area following a bush fire, lichen and moss come first, seed and root already present, biomass is low, biomass is high। तो आपने इस प्रकार, मैं समझता हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, बखूबी आप लोगों ने समझा। ये देखिए सेकेंडरी सक्सेशन, ये प्राइमरी सक्सेशन से क्या हुआ, यहां तक क्लाइमेक्स हो गया ये, और ये देखिए फायर जल रहा है। फायर जलने के बाद क्या हुआ, ये लकड़ियां सब सूख के गिर रही है, और फिर अर्ली सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन यहां से शुरू हो रहा है। ये फायर का डिस्टर्बेंस है। तो पहले फायर से पहले मैच्योर फॉरेस्ट में इनकी प्रजाति थी, और फायर के बाद इनकी प्रजाति आ गई, तो ये प्रजाति चेंज हो गई, कम्युनिटी चेंज हो गई। यही बात आपका लिटरेचर कह रहा है। आइए मैं सेकेंडरी सक्सेशन का और भी फिगर आपको दिखाता हूं। सेकेंडरी सक्सेशन, द री-एस्टैब्लिशमेंट थ्रू स्टेज ऑफ द क्लाइमेक्स इकोसिस्टम दैट हैज बीन क्लियर्ड बाय नेचुरल और ह्यूमन मीन्स। सेकेंडरी सक्सेशन देख रहे हैं, टाइम कितना दिया है, प्राइमरी से कम लगता है, 200 साल बताया गया है कि 200 साल के अंदर सेकेंडरी सक्सेशन आ जाता है। देखिए मिट्टी है, यहां दिखाया जा रहा है प्लाउज फील्ड, यानी मिट्टी ऐसी है जहां पर किया जा सकता है, हो सकता है। एनीवे, सक्सेशन इन प्लांट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट, whether it is water or very wet area or on the dry area. Succession of the plant is called hydarchia
जेरार्च, हाइड्रोसीयर का नाम हाइड्रार्च और जीरो सीयर का नाम जेरार्च। हाइड्रार्च सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेटर एरिया एंड द सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक। ध्यान देने की बात है कि हाइड्रिक एरिया से वो मेजिक एरिया में, यानी वहां पर हाइड्रोफाइट रहेंगे लेकिन वो कम्युनिटी चेंज करके वहां कौन आ जाएंगे, मेजोफाइट्स। एज अगेंस्ट दिस जेरार्च सक्सेशन टेक्स प्लेस इन ड्राई एरिया एंड सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मेजिक, यानी दोनों को एक ही जगह जाना है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी दोनों की एक ही होगी, या पॉन्ड के ऊपर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आए या बेयर रॉक के ऊपर आए। Hence, the both hydarch and zirarch succession lead to the medium water condition magic, neither too dry nor too hydric. देखिए ये हाइड्रोसीयर या हाइडार्च, ये क्या है, जीरो सीयर और जीआर्च। यहां क्या है, पायोनियर स्टेज, सबमर्ज स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, मार्श मैडो स्टेज, वुडलैंड स्टेज। यहां क्या है, क्रस्टोज लाइकेन, पायोनियर स्टेज, फॉलियोज लाइकेन, मॉस स्टेज, हर्बेसियस स्टेज, श्रब स्टेज। लेकिन दोनों जाकर के क्या बनाएगा, मेजिक। ये कहां से शुरू हुआ, पायोनियर स्टेज, हाइड्रिक कंडीशन से शुरू होकर मेजिक में चला गया। ये क्या है, जेरिक कंडीशन से शुरू होकर के कहां चला गया, मेजिक में चला गया। ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी। द स्पीसीज दैट इन्वेड द बेयर एरिया कॉल्ड पायोनियर स्पीसीज, पता है आपको पहले से, पायोनियर इन प्राइमरी सक्सेशन और रॉक दैट आर यूजुअली लाइकेन which are able to secrete acid to dissolve rock and helping in weathering and soil formation। फिर समझावे, ये सब बात मैंने आपको समझाया। This later pave way to some very small plant like bryophyte। अब क्या कह रहा है कि रॉक पर लाइकेन आया, लाइकेन के बाद ब्रायोफाइट, which are able to take hold in the small amount of soil, they are with the time succeed by bigger plant and after several more stages ultimately a stable climax forest community is the form। The climax community remains stable as long as environment remain unchanged, यानी जब तक वो बर्बाद नहीं होगा उसके पहले की स्थिति को क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स कल्पनीय है, ये नहीं कि आप बता नहीं सकते कि आज क्लाइमेक्स है, क्योंकि उसमें काम होते रहेगा। जैसे आप लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे थे हमसे, तो ऑफलाइन में क्या आप लोग जानते थे होली के समय कि आज के बाद 6 महीना क्लास बंद होगा, यानी होली से पहले ऑफलाइन क्लाइमेक्स पर था, एनवायरमेंटल चेंज हुआ। इसी तरह जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक वो क्लाइमेक्स पर है। The climax community remain stable as long as environment remain unchanged. With time, the xerophytic habitat get converted into mesophytic one। तो जीरोसीयर, तो सबसे पहले क्या होगा, क्लाइमेटिक कम्युनिटी में कौन, वही लाइकेन आएंगे, लाइकेन के बाद मॉस, ये लाइकेन का स्टेज होगा, लाइकेन ये पहले क्रुस्टोज लाइकेन, फिर फॉलियोज लाइकेन, फिर मॉस, फिर ऊपर फॉलियो लाइकेन का, इस तरह से जीरोसीयर सक्सेशन आगे बढ़ेगा। आइए मैं आगे दिखाता हूं जीरोसीयर सक्सेशन। यह है जीरोसीयर सक्सेशन। क्या है, एक्सपोज रॉक दिख रहे हैं, रॉक के ऊपर क्या आ गए, लाइकेन और मॉस, उस पर क्या आ गए, एनुअल वीट, जो हम कहते हैं बरसात के समय होंगे फिर सूख जाएंगे। फिर आ जाएगा क्या, पेरिनियल वीट, वैसे अब पौधे आ जाएंगे जो सालों भर रहेंगे। फिर उस पर क्या होंगे, झाड़ी, श्रब, फिर छोटे छोटे वृक्ष, एस्पेन, चेरी एंड यंग पाइन फॉरेस्ट, और फिर उसके बाद मैपल, बिर्च इत्यादि। यह भारतवर्ष का फोटो नहीं है, नहीं तो कितने बच्चे पूछे मैपल क्या होता है, बिर्च क्या होता है। ये सब विदेशी पौधे हैं, वहां के साइंटिस्ट जो केस स्टडी किया है उसका एक फिगर हमने दिया है। अब इसमें ये जीरोसीयर कंडीशन जो है, अब देखिए यहां
पीछे वाला में वो फिगर थोड़ा धुंधला था। यहां देखें कि यह क्या है, पायोनियर स्टेज में क्रुस्टोज लाइकेन स्टेज, फॉलियोज लाइकेन स्टेज, मॉस स्टेज, हर्बेसियस स्टेज, श्रब स्टेज, मेजोफाइट क्लाइमेक्स। तो कितना स्टेज हो गया, ये पायोनियर हो गया, ये क्लाइमेक्स हो गया और ये सीरियल स्टेज हो गया। 4 सीरियल स्टेज है, 1 2 3 4। इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पायोनियर आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। वहां लाइकेन थे, यहां पर कौन आ गए, फाइटोप्लैंक्टन। दे आर रिप्लेस्ड with the time by the free floating angiosperm, then by rooted hydrophyte, seeds, grass, and finally the tree. The climax again would be a forest. With the time the water body is converted into land. देखिए यह स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर, stage of hydrosphere, phytoplankton stage, rooted submerged stage, rooted floating stage, reed swamp stage, marsh meadow stage, woodland stage, and forest. In secondary succession, the species that invade depend upon the condition of the soil, availability of the water, the environment, as also the seed or other propagules present. Since soil is already there, the rate of succession is much faster, hence climax is also reached more quickly. What is the important to understand the succession, particularly primary succession is very slow, taking maybe the thousand of year. अब आप देख रहे हैं यही स्टेज है सक्सेशन जो आपने दिखाया, ये फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है। इसके बाद आ गया कौन, सबमर्ज प्लांट स्टेज। अब इसके बाद रूटेड सबमर्ज कहते हैं इसे। इसके बाद आ गया फ्री फ्लोटिंग स्टेज। अब इसके बाद आया रीड स्वैम, बार बार पूछा हुआ है, सीक्वेंस याद रखना है। रीड स्वैम के बाद आ गया मार्स मैडो। अब आया श्रब स्टेज जिसे आप वुडलैंड भी कह सकते हैं, और तब ये मैजिक फॉरेस्ट। आर यू अंडरस्टैंड बेटर? आपको बातें आपकी समझ में आई? आइए इससे जुड़ी हुई कुछ और बातों पर मैं चर्चा करता हूं। 1000 years for the climax to reach. Another important fact is to understand that all succession, whether taking place in water or land, proceed to the similar climax chemistry magic. समझ रहे हैं? यहां भी वही बात है, फाइटोप्लैंक्टन, फिर फ्लोटिंग, फिर सबमर्ज, फ्लोटिंग लीफ, रेड स्वैम, मार्स मैडो, वुडलैंड, क्लाइमेक्स। अब मैं समझता हूं कि जीरोसियर और हाइड्रोसियर क्या है, आप भली बात समझे होंगे। इसके अलावा 2 शब्द हैं, ऑटोजेनिक वर्सेज एलोजेनिक सक्सेशन। आप लोग सवाल कहीं कहीं से बनाते रहते हैं, इसलिए हमने इसको डाला है। ऑटोजेनिक सक्सेशन, ऑटोजेनिक सक्सेशन इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन ड्रिवन बाय द बायोटिक फैक्टर और लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दैट द स्पेसिफिक कम्युनिटी। एलोजेनिक सक्सेशन इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन ड्रिवन बाय द एबायोटिक फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द कम्युनिटी। जब बायोटिक कम्युनिटी के द्वारा सक्सेशन ड्राइव हो ऑटोजेनिक, और इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा ड्राइव हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन उस रूप उस दर जाए जिधर बायोटिक कम्युनिटी को सपोर्ट करे, तो एलोजेनिक सक्सेशन। मेन डिफरेंस क्या है, इस सक्सेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बायोटिक फैक्टर, इसके लिए एबायोटिक फैक्टर। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट विथ ऑटोजेनिक सक्सेशन ऑलवेज, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विथ द एलोजेनिक सक्सेशन एंड प्रोसीड टू ऑटोजेनिक। तो प्रारंभिक कौन है, एलोजेनिक। कहीं भी जहां पर कोई भी लाइफ नहीं है वहां सबसे पहले कौन शुरू होगा, एलोजेनिक, और वो बाद में किसमें बदल जाएगा सेकेंडरी के समय, ऑटोजेनिक में। छोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, टेक्निकल स्टेप किसे कहते हैं, जहां ये स्टेप फर्स्ट है, देखिए खाली है जगह, यहां पर जो न्यूडेशन, अब यहां नए नए लाइकेन और प्रजाति आ रहे हैं, इसको कहते हैं इनोवेशन या माइग्रेशन। अब यहां पर इंटरेक्शन शुरू हो गया, लाइकेन के साथ कैरेबू आएंगे तो इकेसिस, अब लाइकेन कैरेबू रहेंगे तो फिर और भी तरह के मॉस वगैरह आते जाएंगे, कम्युनिटी का निर्माण होगा, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन जब हो जाएगा तो जीवों में आपस में कंपटीशन होगा,
दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन होगा तो क्या होगा, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होगा, रिसोर्स पार्टीशनिंग होगी, कंपटीशन रिलीज होगा, और उसके बाद से क्या होगा कि सुपीरियर प्रजाति वहां रहेंगे, इंफीरियर एलिमिनेट करेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। देखिए, और लास्ट में हो जाएगा क्लाइमेक्स। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, not inside of your NCERT text, but if yourself also watch out the any book for the ecology, the step of ecological succession must be written down. That's why myself also here edit this step in ecological succession in the very nutshell. And this stage are nothing but the nutation followed by invasion, invasion followed by ecasis, and ecasis followed by aggregation, and aggregation ultimately followed by competition, and competition finally followed by the reaction and the stabilization, and the finally reach the climax community. That is the step of ecological succession. इसके अलावा एक छोटी बात मैं कह सकता हूं कि ये सक्सेशन की थ्योरी क्या है। So many scientists claim so many kind of the theory of the ecological succession. Out of that, some are important. Myself discuss within a limit time. Mechanism of succession. Facilitation. Early species improve habitat. Example: early marine colonies provide a substrate conducive for settling the later arriving species. कि जो पहले से वहां हैं वो होस्ट के जैसा काम करेंगे, और नए जो आगंतुक आएंगे वो मेहमान गेस्ट के जैसा काम करेंगे। अगर लाइकेन है तभी कैरिबू आएंगे, और लाइकेन वहां है तो मॉस जो ब्रायोफाइट है उसके स्पोर हवा में उड़ते हुए आएंगे और लाइकेन में फंस जाएंगे, तो वो होस्ट का काम करेगा। इनहिबिशन, फर्स्ट अराइवल टेक प्रीसीडेंस, कंपटीशन ऑफ स्पेस, न्यूट्रिएंट एंड लाइट, एलोपैथिक केमिकल्स। अब एलिलोपैथी कि अब वहां जो भी आएगा वो कंपटीशन करेगा, तो क्या करेगा, पहले से तो है लाइकेन है, लाइकेन अगर एसिड गिरा रहा है वहां तो सॉइल में वैसे माइक्रोब तो नहीं जिंदा रह सकते जो एसिड के प्रति प्रोन हो। इनहिबिशन, या उनको इसे कॉम्बैट करने के लिए कोई दूसरा एडाप्टेशन का मींस रखना होगा। टॉलरेंस, एज रिसोर्स बिकम स्केयर ड्यू टू द डिप्लीशन एंड कंपटीशन, स्पीसीज कैपेबल टू टॉलरेटिंग द लोएस्ट रिसोर्स लेवल विल सर्वाइव। कि कम से कम, आप देखते हैं ना पोलर बियर, उसके पास टॉलरेंस है कि नहीं, क्या करता, वो माइग्रेट नहीं करता। आपने पढ़ा है कि सस्पेंड डाइपॉज कंडीशन, हाइबरनेशन, तो वहां के जानवरों में हाइबरनेशन, डाइपॉज, सस्पेंड, माइग्रेशन नहीं, वो वहीं पर रिसोर्स जब लिमिटेड हो जाए, क्लाइमेटिक चेंज हो जाए या एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन आ जाए तो वहीं पर वो सस्टेन करे। तो ये तीन है मैकेनिज्म, फैसिलेशन, इनहिबिशन एंड टॉलरेंस। इस प्रकार हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि आप इकोलॉजिकल सक्सेशन को नए रूप में समझें, क्योंकि इससे बार बार सवाल आए हैं, नीट में आए हैं, ओलंपियाड में तो हर साल आते हैं, इसलिए इसको हमने समझाया। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार आपने पूरी बातें हमारी समझी होगी, और यहां आकर के आपका इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड देयर कंजर्वेशन।